तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पिशाच सुंदरी का भाग 20 सुनाऊंगी। पिशाच सुंदरी का भाग 20 शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। गोपाली अपनी जिज्ञासा को नहीं दबा पा रही थी। माया के विषय में प्रोफेसर आपटे कैसे जान गए। आगे की सीट पर उनके निकट ही प्रोफेसर बैठे थे। शहर की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से निकलकर कार को सीधा हवाई अड्डे की सड़क पर डालते हुए गोपाली ने कहा, प्रोफेसर, असल में मेरा दिमाग घूमना रहा है। दिमाग से जिज्ञासा की जैसे गैसें सी बनती हैं जो संपूर्ण शरीर को आंदोलित कर रही हैं। अगर अनुचित ना हो तो कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। वृद्ध प्रोफेसर ने दृष्टि मोड़कर गोपाली को देखा। कैसी जिज्ञासा? माया के विषय में आपने कैसे जान लिया? मैं जब बम्बई से आपसे मिला था तब मैंने तो स्वयं ही माया से परिचित नहीं था, तो इसमें जिज्ञासा की क्या बात है? जब मैंने अपने ढंग से एक पिशाच और प्रेत को जानने की कोशिश की तो इन्हीं से संबंधित इस स्त्री को भी जान लिया। उन दोनों से इसे अलग नहीं किया जा सकता। या ये समझ लो, एक माला है जिसके 2 नहीं 3 मनके हैं। एक लड़की उस प्रेत से दूसरे जन्म में ही संबंधित नहीं है, इससे पहले 2 जन्मों में भी इसका साथ रहा है। पहले गोपाली ही उलझन में उलझे हुए थे, अब और भी उलझ गए। पहले के 2 जन्म? हाँ, वह पिशाच तीसरे जन्म में है। मेरा मतलब कि वह लड़की अपने तीसरे जन्म में उस पिशाचनी प्रेत से संबंधित थी। उस जन्म में भी वह प्रेत के हाथ से मरी थी। चकित से गोपाली बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आया प्रोफेसर, बिल्कुल कुछ नहीं आया। समझना बड़ा आसान है। इस जन्म में जैसी है तुम जानते ही हो। जी हाँ, संयोग से जानता हूँ। इससे पहले जन्म में वह उस व्यक्ति की ब्याहता पत्नी थी जो अब प्रेत है। तब भी तुम उसे जानते हो। जी हाँ, जानता था। और उससे पहले जन्म में बहुत अल्प था। वह पैदा होकर केवल 3 साल जी सकी। इस जन्म में बंजारे दल के मुखिया की बेटी थी वह। उससे उस व्यक्ति का विवाह निश्चित हुआ। बस इतना ही संयोग है उसके जीवन में निश्चित था। इसके बाद उसे फिर जन्म लेकर कुछ सालों के लिए नया संयोग निभाना था। इसीलिए केवल 3 साल की आयु में ही उसकी बंजारे से सगाई हुई और उसके बाद एक आदमखोर शेर का शिकार बन गई। दरअसल यह किस्सा उनसे संबंधित नहीं है। उस किस्से के पात्र हैं 5। एक आदमखोर शेर और दूसरे हो तुम। गोपाली को ऐसा लगा जैसे वे और भी उलझ गए। आपने तो मुझे और भी चकित कर दिया। एक आदमखोर शेर, एक मैं, हाँ, और एक जन्म की कहानी। तुम्हारे जन्म की कहानी, प्रेत के तीसरे जन्म की कहानी। बंजारन पिशाचनी का भी वह तुम्हारी ही तरह जन्म था, परंतु उस लड़की का यह चौथा जन्म था। क्या यह कहानी अनुमान पर आधारित है? प्रोफेसर हंसे। नहीं, यथार्थ पर आधारित है। क्या पूर्व जन्मों का यथार्थ जान लेना आसान है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अलबत्ता माना जा सकता है। मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को अनुभव कर सकता हूँ, परंतु व्यर्थ के जंजालों में पड़ने से कोई लाभ नहीं। यह सब जानने की जिज्ञासा तुम छोड़ दो। नहीं प्रोफेसर, बिना जाने मुझे संतोष नहीं होगा। आपको ये कहानी खुलासा बतानी होगी। साथ ही मोटे तौर पर मेरी तसल्ली के लिए यह भी बताना होगा कि आपके लिए यह सब जानना कैसे संभव हो सका। हंसे प्रोफेसर। यह तो अपना काम है गोपाली। तुम्हारे पीछे जब भी महाराज साहब से तुम्हारे विषय में बातचीत हुई, उन्होंने तुम्हारे जासूसी कारनामे की न केवल प्रशंसा की बल्कि कई कारनामे सुनाए भी। अपने काम में जिस तरह तुम अनुभवी हो, माहिर हो, उसी तरह मैं भी अपने काम में हर काम के समय कुछ सामान्य नियम होते हैं। जैसे तुमने किसी संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार किया, उसकी गिरफ्तारी के बाद तुम क्या करोगे? गोपाली ने अनुरोध पूर्वक कहा।
आप बात टाल रहे हैं प्रोफेसर। नहीं भाई, जब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें उचित जानकारी दूंगा। कम से कम सामान्य नियम तो समझ लो। मैं कह रहा था कि संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद तुम क्या करोगे? जाहिर है तुम सबसे पहले उसके अपराधों के विषय में, अर्थात उसने जो कुछ किया है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करोगे। इस तरह मेरा काम है। अगर कोई व्यक्ति, मेरा मतलब है कोई प्रेत अथवा पिशाच से पीड़ित व्यक्ति, मुझे किसी पिशाच या प्रेत का परिचय देता है तो मैं तुरंत ही उस पिशाच अथवा प्रेत की हिस्ट्री खोजने लगता हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि माध्यम क्या है प्रोफेसर। फिर ऐसे भाई, मेरे अगर माध्यम तुम जान लोगे तो फिर मुझे बुढ़ापे में नया धंधा खोजना पड़ेगा। हंसते हुए गोपाल, उन्होंने गोपाली की कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, फिलहाल कृपया मुझे मोटे तौर पर यह बताने की कृपा कीजिए कि प्रेत और पिशाच क्या है। गोपाली ने हंसते हुए प्रश्न किया। वह संज्ञा जो अधिकांश के लिए अदृश्य है, इनका निर्माण क्यों होता है? अतृप्त अभिलाषाओं के कारण और पिछले जन्म का देना पावना भुगतने के लिए। इनका निर्माण कैसे होता है? उन्हीं 5 तत्वों के संयोग से। हर वस्तु के लिए बीज और अंकुर की आवश्यकता नहीं होती। अतृप्त अभिलाषाओं से प्राणी प्रेत बनता है, पिशाच बनता है। शरीर के सड़ने वाले कणों से अगर प्राणी की लाश को ढंग से ठिकाने लगा दिया जाए तो पिशाच बनने की संभावना नहीं रहती। अतृप्त अभिलाषाओं की अधिकता मरे हुए प्राणों के जीवन शैलों के बिना गर्भ के चमगादड़ बना देती है। उन्हें हम प्रेत कहते हैं। यूँ देना पावना भी निपटाना होता है। यह है पूर्व जन्म। गोपाली समझना चाहते पर भी नहीं समझ सकी। पूछा, क्या यह सब बातें विज्ञान से संबंधित हैं? हाँ, परंतु चूंकि यह ज्ञान मानव समाज को व्यर्थ की उलझनों में डालता है, इसीलिए व्यवहारिक नहीं है। उदाहरण के लिए भारत के पुराने तांत्रिकों को ले लो। उनके ज्ञान का आधार रसायन शास्त्र ही था, परंतु उनके ज्ञान से देशवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि रसायन शास्त्र के ज्ञाता भी मानव होते हैं। अतः यह अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग समाज पर अपना रौब बैठाने के लिए करने लगे। समाज में बदनाम हुए और समाप्त हो गए। तो यही आधार है जिसके द्वारा हम उस लड़की के विषय में जान सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, उस लड़की के ही विषय में नहीं, बल्कि तुम्हारे और कहानी के उन 5वें पात्र के विषय में भी। 5वां पात्र आदमखोर से। ओह, यह एक कहानी है। अब यह कहानी क्या है, यह जानने के लिए आपको इस कहानी का भाग 21 सुनना होगा। चलिए, बाय।